ऐश के जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन बनने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड भी कमाल की थी और ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसका एक एक सीन हम बहुत शौक से देखते हैं। चीख के बाद मेरे नहीं ख्याल के कोई भी ऐसा ड्रामा आया हो जिसके अंदर इतना सारा सस्पेंस हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेम एक्ट्रेस है, वहां पर भी उष्णा शाह थी, यहाँ पर भी हैं। वहां पर उनकी गेम ज़रा जल्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे लेट से वहाँ पर भी उष्णा का जो कैरेक्टर था वो बहुत बुरे तरीके से हिट हुआ, फिर ख़त्म नहीं हो गया, लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। वहाँ पर जो वजी का कैरेक्टर था, यहाँ पर वो शेरोज़ का कैरेक्टर है। वहाँ उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, अटैम्प्ट किया था, यहाँ पर इसने किया और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो गया। वजी आई पर्सनली बिलीव के बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता था इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी, लेकिन शेरोज़ तो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप लेटेस्ट एपिसोड का भी टीजर देखो तो आप लोग हंसोगे भी और हैरान भी होगे कि मतलब क्या वाकई इस दुनिया के अंदर इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं कि मतलब जो इतनी आसानी से कह दें कि उसका गला दबा के उसको मार देना था। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लेग्जिस पर इस टाइम ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल चल रही है। 50% ऑफ ऑलमोस्ट सभी चीजों पर है, लेकिन आप जो सब्सक्राइबर्स हैं खासतौर पे बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप इसे डेली बेसिस पे लोगों को चूज करके पीके लेग्जिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. पुलिस का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुक्र है यहाँ पर एटलीस्ट ये तो पूछ रहे हैं कि आपने किसके खिलाफ FIR करवानी है, जबकि ज़्यादातर ड्रामों के अंदर सिर्फ एक ही पिक्चर दिखाई जाती है जो कि काफ़ी हद तक रियलिटी से मैच भी करती है। वो ये कि पुलिस वाले बस जिस जगह से पैसा खा लेते हैं फिर कहते हैं कि भाई हम FIR नहीं करेंगे। वो तो तरह तरह की बातें करते हैं, इंसल्ट करके वीक फैमिली होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मज़े की बात ये कि शायद ये भी करप्ट हो, क्योंकि आपने देखा कि इसने जिस टाइम फ़ोन किया था उस होटल के ऑनर को तो उसने कोई ऐसा इसको घास नहीं डाली, उल्टा उसने अपने मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि तुम ये सारा मामला निबेड़ लो जो कुछ भी है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर चूंकि इसको फीड नहीं किया गया तो ये कुछ तो तमाशा करेगा, और वो डेफिनेटली यही होगा कि यहाँ पर इस लड़की के पेरेंट्स से पूछेगा कि आपने किसके खिलाफ FIR कटवानी है। तो बाप तो खैर कुछ नहीं बोल पा रहा, बट एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि ऑल्दो आपने ये जो इसका कज़न दिखाया जो बहुत ही ज़्यादा गैम्बलिंग करता था और ऐसे में पता नहीं शायद लालची था, बट आपने तब वैसा क्यों दिखाया अगर आपने इस टाइम इस सिचुएशन में इसको इतना पॉजिटिव दिखाना था। पिछली एपिसोड में भी मैंने कहा था कि भैया यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीन थे जो कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं हो रहे थे। जिस तरह का कैरेक्टर आपने ये पोर्ट्रे किया वैसी हरकतें नहीं ये कर रहा। हाँ ठीक है, उसका वहाँ तक तो समझ में आता था कि वो होटल के बाहर उनके घर के बाहर इंतज़ार कर रहा था एमन को ये पूछने के लिए कि भाई तुम क्यों नहीं उससे शादी करना चाहती, बट उसके बाद उसका इतना सारा कंसर्न और जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर वो हेल्प करता फिर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बड़ा हैरान करती हैं। अच्छा ही हो कि यहाँ पर इसका कैरेक्टर भी मिक्स्ड हो, कि मतलब कोई जज ही ना कर पाए कि भैया ये एक्चुअली में क्या चाहता है। अब सबसे जो मजे का काम होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में वो ये कि भैया फाइनली एमन को होश आने वाली है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है जिसकी वजह से मैंने कहा कि नेक्स्ट एपिसोड की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ इस तरह से कि आप थोड़ा सा गौर करें कि एमन को चोट कहाँ पर लगी थी। उसको उसके हेड पर चोट लगी है, और नॉर्मली जब आपको इस जगह पर चोट लगती है तो या तो आप बड़ी भेड़ंगी बातें करते हो, आपका जो दिमागी तवाज़न है वो ख़राब हो जाता है, बहुत सारे केसेस में आप बहुत सारी सिचुएशंस को भूल जाते हो, या फिर अगर आप याद भी रख पाते हो तो एग्जैक्ट मेमोरी आपकी सही से रिकॉल नहीं हो पा रही होती और आप चीज़ों को मिक्स कर देते हो। तो केस तो कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों ने बनाया ही था, बट उससे भी ज़्यादा अब एवन खुद बना देगी। जब पुलिस वाले उससे बयान लेंगे तो उसको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी नॉइज़ है जहाँ पर राइम भी सामने आ रहा है और सामने आ रहा है यहाँ पर शेरोज़ भी उसके साथ वो सभी हरकतें करते हैं, तो वो बड़ी कंफ्यूज हो रही है। पुलिस वाले भी आपको पता है कि जिस तरह प्रेशर देकर बार बार बस मुंह से कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं कि भैया इससे पहले वाकई मर जाए, हमें कुछ बयान तो देना। तो यहाँ पर वो जो बयान देगी ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल होगा। वो ये कि मेरे साथ जो है वो ज्यादती करने वाला इंसान अली नवाज का बेटा है, यानी कि वो जो होटल का मालिक है शेरोज़ और राइम का बाप उसका बेटा है। अब उसके दो बेटे हैं, अब दोनों में से किस बेटे ने क्या गलत किया होगा ये आप पुलिस को खोज लगाना है, क्योंकि ये तो बयान उसने दे दिया कि हाँ
उसके बेटे ने गलत किया। अब जब वो ये बयान देगी तो उसके बाद पुलिस डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के लिए राहिम के और शेरोज़ के घर में आएगी। जब वो इनके घर में आकर यहाँ पर पूरे घर का जायजा लेंगे और देखेंगे कि भैया सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर अस टू फाइंड आउट कि किसने क्या गलत किया। अब उस रात की जब सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की जाएगी तो फुटेज अवेलेबल नहीं होगी। तो जहां पर उस लड़की का बयान वैलिड हो जाएगा कि दैट मीन्स कि उसने ये एलिगेशन लगाया और इनके घर की उस स्पेसिफिक टाइम की या उस दिन की सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है। इवन के जो बाप होगा अली नवाज, वो भी बड़ा हैरान होगा कि हाउ इट्स पॉसिबल। तो वो हो सकता है कि इनके होटल की जो मैनेजर है, जो इनकी सेक्रेटरी है, शायद उसके घर में जाए, उससे पूछे कि कौन सीसीटीवी कैमरास को मैनेज करता है, या इनके घर के अंदर मैनेजर है या होटल में या जहाँ पर भी वो बैठा हुआ है, उस मैनेजर को अरेस्ट किया जाएगा जो सीसीटीवी कैमरास को कंट्रोल कर रहा है। उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों वहाँ से डिलीट की। तो पहले तो वो आए बाएँ शाये करेगा, उसको वो फिर डेफिनेटली वहाँ पर थाने में लेकर आकर उसकी छितरोल करेंगे। तो फाइनली वो बोल देगा कि उसको वहाँ पर उस रात वो सीसीटीवी कैमरास को ऑफ करने के लिए किसने ऑर्डर दिया था, राहिम ने। अब जब वो राहिम का नाम लेगा तो पुलिस का पहला शक इधर आ गया। दूसरी कड़ी पुलिस को यहाँ पर मिल रही है कि एमन ने कह दिया कि अली नवाज का बेटा वो भी राहिम है तो शेरोज़ भी, लेकिन कड़ी मिल गई। तीसरी चीज़ पुलिस ये देखेगी कि उस हॉस्पिटल के पास वहाँ ऑलरेडी, क्योंकि वो बंदा राहिम जो है वो देखता फिर रहा है कि कहाँ पर एमन किस कंडीशन में है, तो वो वहाँ हॉस्पिटल में ही उसको नज़र आ जाएगा और पुलिस वालों को लगेगा कि मतलब ये यहाँ पर इसी वजह से है, ये जानने के लिए कि ज़िंदा भी है या मर गई, तो इसको फ़ौरन मौके पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। राहिम बहुत हैरान होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक करें कि जो इसकी माँ है, बेसिकली वो इसकी सगी माँ तो नहीं है, जो आफिया मैम है, वो अपने भाई से हेल्प ले रही हैं कि भाई किसी तरह से ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन जो उसका भाई है ना लॉयर, वो ज़रा अच्छी जहनीत का मालिक दिखाया गया है कि पहले तो वो उसको बहुत ज़्यादा समझाता रहा कि तुम्हारा बेटा जो कुछ भी कर रहा है ना, वो को बच्चगाना हरकतें नहीं है, दैट आर क्राइम्स, और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करता है और तुम उसको फ़न का नाम देती हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी माँ को समझ नहीं आती थी। अब इस सारी कंडीशन में इसका भाई यानी कि शेरोज़ का मामू ये कहेगा कि नहीं, उसी को सज़ा मिलनी चाहिए, मैं राहिम के साथ हूँ, तो माँ और ज़्यादा टेंशन लेगी। मेरे ख्याल से आपस में मिली भगत करके शेरोज़ और जो उसकी माँ है वो इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि देखें पुलिस ने तो ऑलरेडी राहिम को अरेस्ट कर लिया है, दैट मीन्स कि पुलिस राहिम पर शक कर रही है। एमन को होश आने के बावजूद भी उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे डायरेक्टली वो इफेक्ट हो, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कैश करेंगे। अब ये जानते हुए भी कि मतलब यहाँ पर वो सारा जो कांड किया है वो शेरोज़ ने किया है, तो माँ देखो चूँकि वो उसकी सगी माँ नहीं है तो वो अपने ही बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर राहिम के सामने भी एक बड़ी वाजिया पिक्चर आएगी कि अच्छा ये चूँकि मेरी माँ नहीं थी ना, इसलिए देख लो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, सबको सच नहीं बता रही कि मैं एक्चुअली में जेल में क्यों हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ड्रामे के अंदर क्रिएट करेगी और यहाँ पर जो अली नवाज है वो खुद भी पूछने की कोशिश करेगा। तो आपको दिखाया जाएगा कि मतलब एक तरफ से तो वो जेल के अंदर है, वो बहुत कुछ सफ़र कर रहा है। बाप जब उससे पूछेगा कि क्या तुमने ऐसा किया है, तो वो कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो जिसके बाद बाप बड़ा कॉन्शियस होकर पूछेगा कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया। बावजूद इसके कि वो जेल में है, राहिम को इतना रहीम दिखाया गया है कि वो अपने भाई का नाम शायद फिर भी ना ले, यानी कि उसका इल्ज़ाम अपने आप पर लेना चाह रहा है या फिर छुपाना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टेंशन में है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि मतलब किसी तरीके से ये एमन ही सच बोल दे जो कि घर में आ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहेगी, काफ़ी ज़्यादा उसके माइंड के अंदर वो नॉइज़ चलती रहेगी कि उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ। किसी तरह से मेरे ख्याल से शायद इसका सामना भी हो राहिम के साथ, या ये राहिम के पास जाए, वहाँ पर जाकर उससे डिस्कस करे, पूछे कि उसने उसके साथ ऐसा गलत क्यों किया। तो आगे से राहिम कहेगा कि तुम्हारे दिमाग पर हिट हुआ है, ये बात सच है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तुम्हारे साथ उस रात जुल्म हुआ, तुम्हें समंदर के किनारे फेंक दिया गया, बट प्लीज़ फॉर गॉड से गलत बयान तो मत दो, तुमने ऑलरेडी एक ऐसा बयान दे दिए जिससे मामला मज़ीद ख़राब हो गया। इस सब के बाद वो लड़की अपने जहनी तवाज़ुन को हिला चुकी है या वो डिस्टर्ब हो चुकी है, उसकी मेमोरी अच्छे से रिकॉल नहीं हो रही, तो आपको दिखाया जाएगा कि ये जो आफिया मैम है ये दरमियानी रास्ता निकालेंगी। और वो दरमियानी रास्ता क्या होगा कि मतलब वो ये भी नहीं चाहती कि जो इस टाइम राहिम है वो जेल में सड़ता रहे, क्योंकि इनका जो सारा बिज़नेस है वो ही बंदा टेक ओवर करके बैठा हुआ है और वो बड़े अच्छे से मैनेज कर रहा था। ख़ास तौर पे जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाए ना, तो वो अपने बिजनेसेस के हवाले से बच्चों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इसकी माँ को ये बात भी पता है कि अगर सब कुछ हमने शेरोज़ के हवाले किया तो ये बंदा तो हमें ज़रूर के ऊपर ले आएगा।
इसलिए वो ये चाहते हैं कि हम राहीम को वहाँ से बाहर निकालें। अब जब ये सारी खबरें डेफिनेटली माहीम के पास जाएंगी तो वो और ज़्यादा अपसेट होगी, क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी वेरी सेंसिटिव कि जहाँ पर उसको राहीम टाइम नहीं देता था और फिर इतना बड़ा एलिगेशन जब सुनने को मिलेगा तो वहाँ पर वो भी ठीक ठाक तमाशा करेगी। उसके बाप की तरफ से प्रेशर आ रहा है, राहीम जेल के अंदर है, माँ सच नहीं बता रही और शरोज़ इस सारी सिचुएशन के बावजूद भी सीरियस नहीं हो रहा। वो मज़ीद इस तरह की स्टूपिड बातें करने लग रहा है कि मतलब वहाँ पर जो मेरा भाई राहीम है हॉस्पिटल में कर क्या रहा था, उसका तो काम था कि उसका गला दबा के उसको मार ही देता, आज ये नौबत ना आती। सो कहने का ये है कि मतलब इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि माँ ये सोल्यूशन निकालेगी कि चूँकि यहाँ पर मामला इज़्ज़त का है तो क्यों ना हम उस लड़की के घर वालों को ये कहें कि हाँ ठीक है, हम अपने राहीम की शादी करवा देते हैं उस लड़की के साथ, ताकि ये इज़्ज़त जो मामला है ना वो घर की बात घर में तय हो जाए। तो ये चीज़ डेफिनेटली उसका बाप कहीं ना कहीं एग्री होगा, क्योंकि जो इतनी वो बदनामी सह चुका है कोई और तो शादी करने वाला नहीं। बट मज़े की बात यह है कि सारी सिचुएशन के बावजूद भी जो उसका कज़न होगा ना वो हो सकता है कि ये कहे कि हाँ मैं तो फिर भी शादी करूँगा, उसको फिर भी डेस्परेट दिखाया जाएगा। वो अलग बात है कि उसकी माँ नहीं मानेगी। आपको दिखाया जा सकता है कि राहीम से जब उसकी माँ जाकर जेल में ये बात डिस्कस करे कि तुम शादी कर लो उससे, तो वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा। लेकिन फिर जब दूसरी ऑप्शन ये होगी कि उसके बजाय उसको सारी ज़िंदगी यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसा बयान दे चुकी है, तो राहीम विल बी शॉक्ड कि मेरे अपने घर वाले किस तरह से मुझे फंसा रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कंक्लूजन यहीं पे निकलेगा कि हाँ ठीक है, ये उसके साथ शादी करने के लिए राज़ी है और फिर जो हमारी एमन है वो उसको माफ़ कर देगी और वो जेल से बाहर आ जाएगा। फिर आपको दिखाई जाएगी राहीम की और एमन की शादी, जहाँ से आगे मज़ीद ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। बट गेस व्हाट कि आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करवाया जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द स्टोरी, दिस इज़ कॉल्ड द ट्विस्ट एंड टर्न्स, जो आपको हर एपिसोड में देखने को मिलते हैं। और एक डिटेल है, एक बिल्कुल स्टैटिक मैनर में ड्रामा नहीं चलने लग रहा जैसे जानिसार दिखाया गया 60 एपिसोड्स में हमें पागल कर दिया, ये नहीं पता चला कि भैया ड्रामा में एक्चुअली में हुआ क्या। सो वेल रिटन, बहुत कमाल का ड्रामा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें ये ड्रामा देखने का। इस तरह के ड्रामे ज़्यादा होने चाहिए ताकि हमारा बेंचमार्क भी इम्प्रूव हो और हमें ड्रामास का ये बात पता चले कि पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना वो ट्रांसलेट हो के नेटफ्लिक्स पे या फिर ऐसे में तुर्की में लॉन्च हो रहे हैं। वैसे बाय द वे जो दीवानगी ड्रामा था वो तुर्की के अंदर डब करके दिखाया गया है, विच इज़ ग्रेट। दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस ड्रामा। आई होप कि आप लोगों ने रिव्यू को एंजॉय किया होगा। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।